हेलो एवरीवन। आज 2020 का आखिरी दिन है। नव वर्ष 2021 की आप सभी को शुभकामनाएं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एलएलबी में पेपर के रूप में, एलएलएम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, इसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम, बैंकिंग से रिलेटेड आरबीआई, सेबी, सीए, सीएस और जुडिशरी और लीगल सर्विसेज के हर एग्ज़ाम में लगभग 15 से 35% तक सिविल लॉ के रूप में शामिल होता है। लिटरली जब दो लोग, दो कंपनियां, दो सरकारें या दो देश कुछ करने या ना करने को एग्री होते हैं तो कुछ पॉइंट्स जिन पर वो एग्री होते हैं उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। और जब कानून की दृष्टि से यह एग्रीमेंट वैलिड होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उदाहरण के तौर पर 1993 से 96 के बीच भारत और चीन के बीच जब तक सरकारों द्वारा युद्ध डिक्लेयर न हो जाए तब तक दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, यह सहमति की गई। इसी तरह से 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बस शुरू करने की सहमति हुई। अब इन दोनों में जो चीन के साथ था वह था कुछ ना करने के लिए, और जो पाकिस्तान के साथ समझौता था वह था कुछ करने के लिए। और चीन के समझौते को आपने देखा अभी 20 जून को जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई तब भी गोलियां नहीं चलाएगी। तो इस तरह से एग्रीमेंट है कुछ करने या ना करने के लिए। प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तो वह जंगल से कुछ प्राप्त करके उगाकर या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दूसरों से चुराकर या छीन कर वह प्राप्त किया करता था। कुछ समझदार होने पर उसने चीज़ों को दूसरों से बदलना सीखा, जिसे एक्सचेंज, विनिमय या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। और यह प्रथा भारत और पाकिस्तान में आज भी चालू है। आपको यह जानना चाहिए कि जम्मू रीजन के पुंछ ज़िले में एक जगह है चक्का दा बाग, और दूसरी है कश्मीर रीजन में उड़ी ज़िले में इस्लामाबाद। 2008 में दोनों सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार लगभग 21 प्रकार की चीज़ें जो इन दोनों बॉर्डर पर दोनों देशों में इसका व्यापार होता है, परंतु यहाँ बदले में करेंसी या मुद्रा का एक्सचेंज नहीं होता, केवल सामान की सामान से ही अदला बदली होती है, और इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। इसके साथ हमारे निजी जीवन में कॉन्ट्रैक्ट लॉज का या संविदा कानूनों का कितना महत्व है, आइए देखें। जन्म के समय शुरू करते हैं। जन्म के समय डॉक्टर पिता या रिश्तेदारों से एक फॉर्म पर साइन करवाते हैं। कुछ दिन बाद, जन्म या मृत्यु के कुछ दिन बाद बच्चे का या तो मृत्यु दर्ज होगी या जन्म दर्ज होगा, तो वहाँ रजिस्ट्रार के वहाँ भी एक फॉर्म भरवाया जाता है जिस पर साइन करवाए जाते हैं माता पिता के। स्कूल में नाम दर्ज करवाया जाने पर भी माता पिता के साइन करवाए जाते हैं कुछ चीज़ें भरवा कर। जब आप छोटे थे तो आपकी जगह आपके माता पिता साइन करते रहे, लेकिन जैसे आप 18 से बड़े हुए आप खुद साइन करने लगे, क्योंकि आप
कॉन्ट्रैक्ट करने या संविदा करने की उम्र को प्राप्त हो गए। यहाँ जितने भी साइन किए गए हैं पहले से लेकर आखिर तक, वो कुछ बिंदुओं पर एग्री होने के बाद किए गए और इसलिए उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। इसी तरह से जब हम किसी से भी कुछ खरीदते हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, चल संपत्ति के रूप में होगी, तो वहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लागू होता है। अब जब हम सामान खरीदते हैं तो सामान के साथ हमें गारंटी या वारंटी मिलती है, और उस गारंटी या वारंटी को लागू करवाने के लिए हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या अब इसका नया नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो 20 जुलाई 2020 को लागू हो गया है, इसमें हमें रिलीफ मिलता है। अब जीवन में हम बीमा पॉलिसियाँ खरीदते हैं, चाहे वो लाइफ के लिए हो, चाहे व्हीकल के लिए हो, चाहे एक्सीडेंट की हो या और तरह की हो। उन चीज़ों को आप कॉन्ट्रैक्ट को, उसको कहा जाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आप चैप्टर 3 के सेक्शन 31 से 36 तक पढ़ेंगे। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, इसको आपने टॉर्ट लॉ में भी पढ़ा है मोटर व्हीकल एक्ट के साथ। अब ज़िंदगी में हमें काम करते हुए बहुत जगह पर ज़मानतें लेनी पड़ती हैं। कभी हमें अपनी ज़मानत देनी होती है, कभी हमें किसी दूसरे की ज़मानत लेनी पड़ती है, या उसकी हमें उससे किसी को कहलवाना पड़ता है कि मैं इसकी जगह अगर नुकसान हुआ तो उसको पूरा करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई व्यक्ति जेल से उसको ज़मानत मिलती है तब भी उसकी ज़मानत भरी जाती है, वो भी बेल है, लेकिन वो भी एक ज़मानत है। और सामान्य रूप पे जब आप कहीं से लोन लेते हैं, आपकी जगह कोई दूसरा करता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब आप एग्ज़ाम के दिनों में लाइब्रेरी की बुक्स को अपने पास रखते हैं तो आप एक कैश जमा करवाते हैं। इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल बिल्कुल नया आया है। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज ने ये कहा है कि आप 1 साल की तो फीस जमा करवाइए और बाकी 4 साल की बैंक गारंटी दीजिए, क्योंकि उनको डर होता है कि यदि कोई स्टूडेंट बीच में छोड़ गया पूरी पढ़ाई तो लगभग उनका 5 सालों की फ़ीस जो 80-90 लाख रुपए के लगभग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अगेंस्ट कुछ स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को गलत माना, परंतु सुप्रीम कोर्ट में उसका अगली सुनवाई जुलाई में है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो आने वाले दिनों में आप जानेंगे। उस जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कहा जाता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी शब्द निकला है डैमनम से, डैमनम सिने इंजूरिया आपने पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे डैमनम का मतलब क्षति, और यहाँ इंडेमनिटी का मतलब है क्षति पूर्ति, यानी नुकसान की पूरा करना, क्षति को पूरा करना, क्षति की पूर्ति होना, नुकसान को पूरा करने की गारंटी, और इसको कहा जाएगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से जब हम अपना सामान किसी दूसरे व्यक्ति को या तो कुछ समय के लिए रिपेयर वगैरह के लिए या उस सामान को कहीं और पहुंचाने के लिए या कुछ समय के लिए है उसको संभालने के लिए देते हैं, तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सामान कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है, आपने लेटर पोस्ट ऑफिस में दिया, कुरियर वाले को दिया, कहीं सामान विदेश में देना है तो आपने कुरियर को दिया या पोस्ट ऑफिस को दिया, आप अपना बाइक या व्हीकल कभी कभी स्टैंड पर कुछ समय के लिए खड़ा करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आती हैं। इसको कहा जाता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से आपने एक अमिताभ बच्चन साहब एक ऐड किया करते हैं कि सोना खरीदना है तो तनिष्क से खरीदो, और उसके बाद उनकी अगली ऐड भी कभी कभी साथ ही आ जाती है कि आप सोना मुथूट फाइनेंस को जमा करवाइए और सस्ते ब्याज पर पैसा पाइए। तो जहाँ वो जो तनिष्क की ऐड करते हैं वो आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में शामिल होता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि सोने को मुथूट फाइनेंस को करवाइए, तो वो आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा लेने वाले हैं या पैसा ले चुके हैं, उसके बदले में हम उसको किसी मूवेबल चीज़ की गारंटी देते हैं और अपनी चीज़ वहाँ जमा करवाते हैं, तो उसको प्लेज कहा जाता है। क्योंकि सोना सबसे महंगा है और थोड़ी जगह में ज़्यादा आ सकता है, इसीलिए मुथूट फाइनेंस एक कंपनी है, उसने ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम शुरू किया है कि आप सोने के बदले सस्ते ब्याज पर पैसा ले सकते हैं। और ये उसका जो एग्रीमेंट है वो होता है बेलमेंट ऑफ प्लेज में। पहले वाला बेलमेंट था, इसको बेलमेंट ऑफ प्लेज या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहेंगे। दोनों में ये फ़र्क है। इस तरह से जब आप यहाँ प्लेज में आपने अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रख के अपना ज़रूरत के अनुसार पैसा लिया, उसको प्लेज कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी हम अपनी ज़मीन या मकान भी गिरवी रखते हैं बैंक के पास, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, तो उसको मॉर्गेज, टी साइलेंट होता है, मॉर्टगेज होता है, लेकिन मॉर्गेज बोला जाता है। मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ में बहुत सारी एक्शन होते हैं, जैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बेचना, गिफ्ट करना। गिफ्ट में यहाँ दोनों प्रकार की हो सकेंगी, मूवेबल और रिमूवेबल भी। एक्सचेंज करना, जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखा। और लीज देना, जहाँ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लंबे समय पर किराए के लिए दिया जाता है, जिसे लीज कहा जाता है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें होंगी, दो लोग आपस में एग्री होकर कुछ बिंदुओं पर लिखा पढ़ी करेंगे, उसको एग्रीमेंट कहेंगे। और जब वो कानून के अनुसार सही होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वास्तव में अब जब ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज के मुताबिक ही चलेगा। अब आते हैं, आपने देखा कि जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमारी कुछ चीज़ पूरी नहीं होती, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार रिलीफ मांगते हैं या रिलीफ लेते हैं अदालत के माध्यम से। लेकिन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थायी संपत्तियों के संबंध में इसी तरह की कोई चीज़ होती है, तो हमें जिस एक्ट में रिलीफ मिलता है उसका नाम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963। इसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी कह दिया जाता है। तो इसके माध्यम से हम अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा सकते हैं। इस तरह से आता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर, चाहे वो उससे पैसा ले रहा है, चाहे बिना पैसे के उसके लिए काम कर रहा है, तो वह उसका एजेंट कहलाता है। जो काम करता है वो एजेंट होगा, और जिसके लिए काम करता है उसको प्रिंसिपल कहा जाएगा। और ये संबंध जो है एजेंट और एजेंसी का कहलाता है। सरकार के सारे नौकर, सरकार के सारे जो मंत्री हैं वो देश के प्रतिनिधि हैं, और जो सरकारी नौकर हैं वो भी उसके एजेंट हैं। इसी तरह से प्राइवेट कंपनियों के, दूसरों के जितने भी वो लोग जो दूसरे के लिए काम करते हैं, वो एजेंट के तौर पर काम करते हैं। और इसलिए इस संबंध को कहा जाता है एजेंसी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट। और इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं, ध्यान रहे केवल लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं, लाभ कमाने के लिए जब एग्रीमेंट करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिस पर पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। इस तरह से आपने देखा कि सिंपली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कहने को इसको अलग अलग चीज़ों में बांट दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उस विधियों का हिस्सा है।
हम कह सकते हैं कि किसी भी देश को या देश के नागरिकों को सभ्य या सिविलाइज्ड बने रहने के लिए जितनी ज़रूरत क्रिमिनल लॉज या लॉ एंड ऑर्डर्स की होती है, उतनी या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लॉज की होती है, क्योंकि इससे नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता चलता है। और वो उसको यदि पालना करते रहेंगे तो राष्ट्र भी सभ्य बना रहेगा और लोग भी सभ्य बने रहेंगे। और फिर जब ये पूरे ज़िंदगी के साइकिल को करते हुए व्यक्ति बीमार होगा, आखिरी वक्त पे चला जाएगा या बुढ़ापे में जाएगा, वो हॉस्पिटल जाता है, उसको ऑपरेट करना है, तो डॉक्टर फिर एक फॉर्म पर साइन करवाएगा। और अब की बार जो साइन करेंगे वो व्यक्ति ना हो कि उसके बच्चे या दूसरे रिश्तेदार होंगे कि इसको ऑपरेट कर दिया जाए, यदि इसको कुछ होता है तो हम आपके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेंगे। वास्तव में जो एग्रीमेंट पे साइन वो फॉर्म पे होते हैं, वो एक तरह की सहमति होती है, डॉक्टर उनसे लेता है, वो एग्रीमेंट का ही रूप होता है। उस वक्त हम नहीं देखते। और यही चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपस में सहमत होना या ना होना ही एग्रीमेंट, और यदि वो कानूनी रूप से सही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस तरह से अब जो अभी इन दिनों चल रहा है हमारे किसानों का दिल्ली में धरना, वहाँ जो 3 नए कानूनों की बात हो रही है, वास्तव में वो 2 नए कानून आए हैं। एक जो ईसीए जिसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा जाता है, वो पुराना एक्ट है 1955 का, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट किया गया है। और जो नए हैं, जो एपीएमसी है, वो पहले हर स्टेट का होता था, लेकिन अब सेंटर ने अपना एक बना दिया। और आप इसको देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि वो 7वें अनुसूची में आता है, फिर भी सेंटर ने उस पर एक्ट बनाया है। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हालांकि उसका नाम दोनों के ही लंबे चौड़े हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो किसान लोग इसलिए उसके ख़िलाफ़ हैं, वो मानते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो होगा तो मानना होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हित में नहीं है। उनके अनुसार उसका क्या रिजल्ट आता है आने वाले समय में देखते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें इस पूरे एक्ट को, अभी हमने इसका ब्रीफ देखा, इस पूरे एक्ट को हमें रटने की बजाय समझने के लिए एक ही लेक्चर में हम कैसे समझ सकेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं। और तब तक के लिए सभी को गुड लक। तो अच्छा लगता है आपके हिसाब से तो आपको इसे लाइक और कमेंट करके बताना चाहिए। ओके, थैंक यू।